तो आगे हमारे को दे रखा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर 1.5 है एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, वो सब्सटेंस जिनको सॉइल में ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट के रूप में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो सब्सटेंस जिनको हम मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट के रूप में जिनसे कि हेल्दी ग्रोन हो प्लांट्स की, इसी को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने एक क्रॉप को देखा, हेल्दी क्रॉप को खेत में उगते हुए इन आधा नेबरिंग फार्म, अपने पड़ोस वाले फार्म में। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर, ऐसा क्यों होता है कुछ पौधे दूसरे पौधों की तुलना में बेहतर ग्रो होते हैं या फिर बेटर ग्रो होते हैं। तो सोइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, मिट्टी जो होती है सप्लाई करती है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट को, ठीक है। एंड दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज, कुछ इलाकों में फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, किसान जो होते हैं फसल को उगाते हैं एक फसल के बाद दूसरी फसल को इन द सेम फील्ड, एक ही मैदान में। एंड द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, और इस प्रकार से क्या हो जाता है जो खेत है हमारा वो कभी भी अनकल्टिवेटेड मतलब बिना खेती बाड़ी के रहता नहीं है। एंड इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, और फिर कल्पना कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर, लगातार अगर हम है ना कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप्स की तो हमारा जो सॉइल होता है वो पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर, जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से फार्मर्स को है ना मैन्योर ऐड करना पड़ता है खेतों में टू रिप्लेनिश द सॉइल, दोबारा से सॉइल को फुलफिल करने के लिए विद न्यूट्रिएंट से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर इम्प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से नहीं या फिर इनसफिशिएंट कम मात्रा में मैन्योर ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा ये निकलेगा, हमारे प्लांट जो है वो वीक रह जाएंगे, वीक प्लांट हमारे को मिलेंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर जो होता है हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, मतलब कि प्लांट के वेस्ट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज होने के बाद मिलता है। फार्मर्स डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, फार्मर जो होते हैं डंप कर देते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को गड्ढों में किसी खुले जगहों पे और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जो डिकम्पोजिशन होता है ये डन होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। द डिकम्पोज्ड मैटर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है तो जो डिकम्पोज्ड चीज होता है ना उसी को हम यूज करते हैं एज ऑर्गेनिक मैटर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। डिड प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या जितने भी प्लांट होते हैं डिड प्लांट ग्रो इन ऑल द ग्लासेस, जो हमारे ऊपर वाले केसेस दे रखे हैं इसके अंदर पूछा गया है तीनों में ग्रो हो जाएंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टर। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर और जो केमिकल होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, तो न्यूट्रिएंट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है हमारे को। एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और किस प्रकार फर्टिलाइजर जो हमारे मैन्योर से अलग होते हैं। तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो होता है हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे को फर्टिलाइजर के, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, एनपीके के अंदर माना जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये हमारे तीनों मेन फर्टिलाइजर कह लो या फिर मेन न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे मिट्टी का आवश्यक होते हैं। तो एनपीके शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। अब जो यूज होता है फर्टिलाइजर का, इसकी सहायता से क्या होता है, फार्मर जो होते हैं अच्छी बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप होती है, बढ़िया क्वालिटी के क्रॉप बन के मिलते हैं जैसे कि वेट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारा जो सॉइल होता है लेस फर्टाइल हो जाता है, मतलब उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्टिलाइजर जो है वो भी एक सोर्स है हमारे वाटर पोल्यूशन का।
कैसे? Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो जबकि हमारे पता चल गया कि फर्टिलाइजर से लेस फर्टाइल भी हो सकता है, तो या तो हमारे को क्या करना चाहिए, समय समय के साथ हमारे को ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, या फिर हमारे को जो हमारा मैदान है या जो हमारा खेत है उसको अनकल्टिवेटेड ही छोड़ देना चाहिए. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. अगर हम मैन्योर को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, सोइल का टेक्सचर बढ़ जाता है, सोइल मतलब बढ़िया सी हो जाती है, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इट रिप्लेनिश दे रखा है, इट रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट. ये जो होता है सोइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट से फुलफिल कर देता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स इसके खत्म हो गए थे वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से इसके अंदर एड ऑन भी कर देता है. इसके बाद हमारे को दे रखा अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग. दूसरा तरीका हमारे को एक दे रखा, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट इट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन. दूसरा तरीका होता है हमारा मिट्टी को दोबारा से रिप्लेनिश करने का. एक तो हमने पढ़ लिया ना यूजिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, ठीक है. दूसरा तरीका आपको दे रखा है, एक दो तरीके पढ़ लिए सॉरी हमने. एक तो हमने पढ़ लिया एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, या तो मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड कर दीजिए समय समय पे, और दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा कि खेत को खाली छोड़ दीजिए, मतलब कुछ समय के लिए उसमें फसल ही ना उगाए, तो भी हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं. और तीसरा तरीका कह सकते हो, या फिर इनके अलावा एक दूसरा तरीका हमारे को दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं. क्रॉप रोटेशन में हमारे को दे रखा है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. ये डन तब होता है जब हम अलग अलग क्रॉप को अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप को उगाते रहेंगे, तो ये क्रॉप रोटेशन हमारा डन होगा. इसके बाद हमारे को दे रखा है, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेगमस एज फोडर इन वन सीजन एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन. दे रखा है नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ना नॉर्थ इंडिया की, वो ग्रो करते हैं लेगमस को, लेगमस से पौधे उगाते हैं एज फोडर, चारे के रूप में, इन वन सीजन, एक सीजन में, एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन, और गेहूं उगाते हैं अगले सीजन में. समय समय के साथ फसल चेंज कर देते हैं. और इसमें क्या होता है, दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सोइल विद नाइट्रोजन. इससे क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है सोइल नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की नीड पूरी हो जाती है. जब दूसरा फसल उग रहा है तो नाइट्रोजन उसमें बढ़िया से फुलफिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फसल जब भी हम जो भी उगाएंगे उसको प्रॉपर नाइट्रोजन मिलेगा और वो फसल हमारा बढ़िया से ग्रो भी करेगा. फिर आगे दे रखा है, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. जो हमारे किसान लोग हैं ये भी हमारे एनकरेज हो चुके हैं, मतलब उत्साहित हैं, या फिर कह सकते हो उनका यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को भी. इन प्रीवियस क्लासेस, पुराने कुछ क्लासेस में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में. दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो जड़ के आगे का बिल्कुल एंड पास होता है ना नोडल्स, वहां पे प्रेजेंट होते हैं. एंड दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. और ये हमारे वातावरण के जितने भी नाइट्रोजन होता है इसको फिक्स करने का काम करते हैं हमारे पौधे के अंदर तक. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आइए समझते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले फर्टिलाइजर के बारे में दे रखा है. तो फर्टिलाइजर के अंदर अगर मैं देखूं तो फर्टिलाइजर और मैन्योर अलग अलग दे रखा है. फर्टिलाइजर में दे रखा हमारा पहला पॉइंट, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोर्स. फर्टिलाइजर जो होता है मैन मेड इनऑर्गेनिक सोर्स, मतलब कि मानवों के द्वारा निर्मित है. और मैन्योर जो है हमारा एक नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू. ये हमारा गाय के गोबर और पौधे के जो भी बचे कुछ अवशेष होते हैं उनसे बनके मिलता है. सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर जो होता है हमारे फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. लेकिन जो मैन्योर होता है हमारा खाद होता है, इसको हम मैदानों में भी उगा सकते हैं, बना सकते हैं. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल. फर्टिलाइजर जो होता है पौधे को, सॉरी मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैन्योर जो होता है अलॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर जो होता है इनके अंदर ये न्यूट्रिएंट है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मैन्योर के अंदर थोड़ा सा कम होता है, रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर. ठीक है. लेकिन फिर भी
हमने ऊपर पढ़ा था कि फर्टिलाइजर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाती है या फिर फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके बाद हमारे को दे रखा है एडवांटेजेस ऑफ मैनवर। मैनवर को यूज़ करने के क्या लाभ हैं या फिर क्या फ़ायदे हैं, और ये एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। द ऑर्गेनिक मैनवर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैनवर होता है, ऑर्गेनिक खाद होता है, इसको बढ़िया माना जाता है फर्टिलाइजर की तुलना में। ऐसा इसलिए दिस इज बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये एनहेंस कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम हेजी। इससे हमारा जो सॉइल होता है पोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस हमारा इजीली हो पाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे हमारा फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इससे हमारी मिट्टी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है। फिर 1.6 टॉपिक आता है आपका इरिगेशन। अब इरिगेशन को समझते हैं। इरिगेशन क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, इन सभी को पानी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पानी होता है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। पानी जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर सोखा जाता है पौधों की जड़ों के माध्यम से, या फिर पौधों की जो जड़ होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। और पानी के साथ साथ मिनरल एंड फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर रहने लगभग हमारा 90% पानी ही होता है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब वाटर हमारे लिए असेंशियल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब सीड हमारा उगता नहीं है सूखे प्लेस पे। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ईच पार्ट ऑफ द प्लांट तक। उनके अंदर पौधे के अंदर अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। अब जो पानी होता है हमारे पौधे को दोनों तरीके से न ज्यादा ठंडा होने देता है न ज्यादा गर्म होने देता है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और ये मेंटेन करता है मॉइस्चर ऑफ द सोइल, मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखता है जिससे हेल्दी क्रॉप ग्रोथ होती है। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और खेतों को लगातार पानी पहुंचाना चाहिए। अब आपके पास डेफिनेशन आ जाता है इरिगेशन का, सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो आपको डेफिनेशन याद भी करनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो पानी को सप्लाई करने की जो प्रक्रिया है पौधों तक, फसल तक, निश्चित अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल पे, इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कितना पानी और कितने समय तक के लिए पानी डालना है, ये हर फसल में हमारा अलग अलग हो सकता है। सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। हर मिट्टी से मिट्टी में भी चेंज हो सकता है और सीजन से सीजन में भी हमारा चेंज हो सकता है। इन समर अगर हम गर्मी की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। पानी हमारे को गर्मी के मौसम में ज्यादा पहुंचाना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। वाई इट सो, ऐसा क्यों होता है? सो इट कुड बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के समय पर है ना, इवापोरेशन हमारा तेजी से हो रहा होता है, हमारा पानी भाप बन के तेजी में उड़ रहा होता है, इसलिए हमारे को इसकी ज्यादा वो होती है, या फिर हमारे को कह सकते हो ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता होती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। अब मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगा पौधों को पानी देते समय। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। कह रहा है पिछले साल मेरे जो पौधे थे वो सूख गए थे, ड्राई हो गए थे और वो खत्म हो गए थे, डेड हो गए थे। नेक्स्ट आता है आपके पास सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स या फिर कह सकते हो इरिगेशन किस किस सहायता से होता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। अगर आप सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज हमारे मेन हमारे होते हैं कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झरने, लेक, बांध, ये सारे होते हैं। सिंपली जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है
फिर जहाँ से आपको पानी मिलता है वो सब आपके सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास आते हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के सोर्स। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल सोर्स जो हमारा पौराणिक समय से यानी कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, फिर आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन को पढ़ लेते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। अब जो पानी होता है हमारा, कह रहे हैं कि हर जगह पे इकट्ठा होता है, कुएं में, झरने में, और वहाँ से अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, उसके बाद खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज फॉर दिस मेथड। या तो गाय भैंस की सहायता ली जाती है या फिर इंसान खुद मजदूरी मेहनत करके पानी निकालता है। सो दीज मेथड आर चीपर बस लेस एफिशिएंट। तो ये मेथड जो हमारे ये सस्ते तो होते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं, मतलब बढ़िया नहीं माने जाते हैं इनको। एंड द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, और कुछ हमारे को वेरियस ट्रेडिशनल वेज दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है मोच या फिर महोत बोल दो इसको, फिर है दूसरा हमारा चेन पंप, फिर है डेखली एंड राहत। ये चार तरीके, आपको इन चारों का नाम याद रखने। ये चारों तरीके जो है आपके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। एंड पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स को हम आमतौर पर यूज करते हैं पानी निकालने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। और पंप चलाने के लिए डीजल की या फिर बायोगैस की, बिजली की या फिर सोलर एनर्जी की यूज की जाती है। फिर आता है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर आधुनिक तरीके या फिर जो आज के समय में यूज होते हैं तरीके, उन तरीकों के बारे में देखते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो है हमारे को पानी को बिल्कुल इकोनॉमिकली, मतलब बढ़िया तरीके से कह सकते हो, या फिर जितनी जरूरत उतनी तरीके से यूज करने में मदद करता है। एंड द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। जो मेन मेथड में सबसे पहले हमारा आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर हमारे को दे रखा है दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अब ये जो सिस्टम होता है काफी ज्यादा यूजफुल होता है ऑन अनइवन लैंड। जो भी जमीन हमारा अनइवन मतलब ऊपर खाबड़ या फिर ऊंचा नीचा जमीन होता है, वहां पर सबसे बेस्ट इसको माना गया है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर सफिशिएंट मतलब जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतनी पानी हमारी अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पर। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। दे रखा है इसके अंदर परपेंडिकुलर पाइप होते हैं और उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं। नोजल्स जो होते हैं हमारे घूम रहे होते हैं और उसमें से पानी हमारे स्प्रिंकल हो रहे होते हैं, और ये जॉइंट होते हैं मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स पे। एंड व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, it escape from the rotating nozzle and it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkle is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. दे रखा है स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, हमारा मेन पाइपलाइन में पंप की सहायता से पानी का सप्लाई होता है और जब प्रेशर के साथ इसमें पानी को पास किया जाता है तो रोटेटिंग नोजल से तो बिल्कुल रेनिंग की तरह, बारिश की तरह पानी गिरने लग जाता है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए और कई सारे क्रॉप्स के लिए, जैसे कि फिगर 1.5 mm में दिखा भी रखा है। ये रहा हमारा पंप, ये रहा हमारा पाइपलाइन और मेन पाइप ये बिछी हुई है और इसके साथ में रोटेटिंग नोजल लगे पड़े हैं। अब इन रोटेटिंग नोजल्स में क्या हो रहा है, रोटेटिंग नोजल से पानी हमारे बारिश की तरह फव्वारे बन के गिरते जा रहे हैं और इससे बारिश की तरह का पील आ रहा है और पौधों के अंदर तक पानी पहुंच रहा है। सेकंड हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को देखते हैं, ड्रिप सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा जो पानी होता है डायरेक्टली और पौधे के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके पहुंचता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, और ये हमारा सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है फ्रूट प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए, गार्डन में पानी डालने के लिए, फिर पेड़ तक पानी पहुंचाने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसके अंदर हमारा पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बून इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है जहाँ कहीं पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारी कम होती है। ये रहा आपका, इसमें अंदर ये पंप होता है और मेन पाइपलाइन बिछी होती है और पौधे के पास में होता है ये ऐसे कनेक्शन, और इसमें बहुत छोटे छोटे या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उदाहरण के लिए ये मेरा पौधे का जड़ आ रहा है ना अगर नीचे में, तो बिल्कुल यहीं पर पाइपलाइन होती है, यहाँ पे बूंद बूंद पानी इसको गिरता रहता है और उसके माध्यम से हमारा पौधा ग्रो होता रहता है। ये हमारा था ड्रिप सिस्टम। दो सिस्टम आपने पढ़ लिया मॉडर्न तरीके में। फिर आपका 1.7 आ जाता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड से बचाने की प्रक्रिया। Buju and Paheli went to a nearby field and saw that there was some plant in the field growing along with other wheat plant. अब बूझो और पहेली जो है अपने पास वाले खेत में जाकर वो देखते हैं कि गेहूं के फसल के साथ में ना कुछ अन्य फसल भी उगे हुए हैं, अन्य पौधे भी उगे हुए हैं। Have these other plants been planted purposely? क्या ये जो अदर प्लांट है इनको भी किसी उद्देश्य से या किसी पर्पज से बोया गया है?
इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दे रखा है मैदान में कई सारे अन्य प्लांट हमारे ग्रो हो जाते हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से अलोंग विद द क्रॉप के साथ साथ। एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो अनडिजायरेबल या फिर अनिच्छुक प्लांट जो है ना, इन्हीं को हम वीड्स कहते हैं या फिर हिंदी में इसको खरपतवार कहा जाता है। एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जो वीड निकालने की प्रक्रिया है इसी को हम वीडिंग भी कहते हैं। आगे दे रखा है हमारे को वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके अननेसेसरी प्लांट उग गए हैं ये भी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये भी तो आपके मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो हो सकता है कि दूसरे जो हमारा मेन जो हमारा मेन प्लांट है जो हमने उगाना है इसके साथ कम्पीट हो रहा हो पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, इसलिए इनको हटाना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। Thus they affect the growth of crop। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इनको नहीं हटाएंगे तो ये हमारे जो हमारा क्रॉप का ग्रोथ हो रहा है ना उसको भी अफेक्ट करेंगे। Some weed interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being। कुछ जो हमारे वीड्स होते हैं ना इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे और ये हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। मतलब जब हम कटाई करेंगे तो हो सकता है वीड्स भी कट जाए फसल के साथ और वीड्स हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, फिर पॉइजनस भी हो जाता है कई बार के लिए। अब फार्मर्स अडेप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब जो हमारे किसान भाई होते हैं ये हमारे कई सारे तरीकों को यूज करते हैं फॉर रिमूविंग वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। मतलब कि वीड्स को मिटाने के लिए, हटाने के लिए या फिर इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके का यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड टिलिंग ऑफ वीड्स। अगर हम टिलिंग से पहले सोइंग कर देंगे ना तो किलिंग ऑफ वीड्स स्टार्ट वहीं से हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ये अपरूटिंग हो ही नहीं पाएगी, वो उग नहीं पाएंगे। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल। और जो भी रहे होंगे ये हमारे मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। और जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को हटाने का ये होता है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। जिंदगी जो वीड्स है हमारे उनमें भी तो फूल और उनके भी तो कुछ सीड्स वगैरह आते होंगे, उनके आने से पहले हटा देना सही रहता है, क्योंकि अगर उनको फ्लावर और सीड्स आ जाएंगे तो उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फिर उनको हटाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मैनुअल या फिर खुद से करने वाले तरीके हैं उसके अंदर हमारा आ जाता है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो हमारा मैनुअल तरीका उसके अंदर हमारा आ जाता है या तो उनको जमीन से उखाड़ दिया जाए या फिर जमीन के पास से उनको कट कर लिया जाए हाथ से ही समय समय पे। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अब ये डन होता है हमारा खुरपी की सहायता से। और सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल होता है, इसका भी यूज किया जाता है अपरूट वीड वीड्स को, अपरूट वीड्स को हटाने के लिए भी सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। फिगर 1.2b में आपको ये दिखा रखा था, आपने ऊपर में देखा था सीड ड्रिल, उसकी सहायता से भी ये हो जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। वीड्स जो होते हैं हमारे कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की सहायता से, कॉल्ड वीडीसाइड। इन केमिकल्स को हम वीडीसाइड बोलते हैं, जैसे 2,4-D, ये कुछ केमिकल्स के नाम है। 2,4-D मार्केट में मिलते होंगे, वीडीसाइड नाम से बिकते होंगे, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनको है ना स्प्रे कर दिया जाता है पूरे के पूरे मैदान में, जिससे कि वीड्स जो होते हैं हमारे वो मर जाते हैं, फिर उनका किल हो जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये हमारे क्रॉप को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। जो वीडीसाइड्स होते हैं हमारे पानी के साथ मिलाए जाते हैं और स्प्रे कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर, जैसा कि आपको फिगर 1.6 में दिखा रखा है। ये रहा, ये हमारे एक किसान भाई हैं, इन्होंने अपने पीठ पे इसको भर रखा है वीडीसाइड को, और ये स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे कर रहे हैं हमारे पौधों के ऊपर। डू वीडीसाइड, जो वीडीसाइड्स होते हैं, हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिंग स्प्रेयर। क्या जो इंसान वीडिंग कर रहा है उसके ऊपर कोई असर होता है इसका यूज करने का? तो एज ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वीडीसाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ और वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर।
तो ये जो स्प्रेइंग होता है ये अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इनसे जब वीड्स मर रहे हैं तो इंसान भी खराब तबीयत हो सकती है, फिर हो सकता है मे बी डेथ भी हो सकती है। सो दे शुड बी यूज केमिकल्स वेरी केयरफुली, उनको इन केमिकल्स का यूज काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करना होता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। इसके लिए क्या होता है, उनको अपने मुंह को और नाक को कवर कर लेना होता है किसी पीस ऑफ क्लॉथ से ड्यूरिंग स्प्रेइंग, स्प्रे करने के दौरान ऑफ दिस केमिकल, जब वो इस केमिकल को स्प्रे कर रहे होते हैं उस समय पे। फिर आता है 1.8 हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। फसल को काटना जो होता है, हार्वेस्टिंग मतलब सीधा हो जाता है काटना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल को पकने के बाद या फिर प्रॉपर बनने के बाद उसकी जो कटाई होती है उसी को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड। इसके अंदर भी क्या होता है, या तो मिट्टी से इसको खींच लिया जाता है, पूरा बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर जमीन के पास से इसको काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ ऑफ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। यूजुअली 3 से 4 महीने का समय लगता है किसी सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने या फिर प्रॉपर बनने में। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो होता है हमारे कंट्री में या तो डन होता है मैनुअली हाथ से, सिकल की सहायता से, इसको सिकल बोलते हैं। इस प्रकार का औजार आपने अपने गांव खेतों में देखा होगा। या फिर एक मशीन आती है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर, उसकी सहायता से किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप होता है मतलब जो कटा हुआ क्रॉप होता है, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब उसके अंदर से जो हमारा अनाज होता है उसको सेपरेट करना भी जरूरी हो जाता है फ्रॉम द चाप, पूरे के पूरे उस चाप में से, पूरे गट्ठर में से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये जो ग्रेन्स को छांटने की प्रक्रिया है ना, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। एंड दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब ये जो होता है आज के समय पर हमारा कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, एक मशीन की सहायता से, जिस मशीन का नाम हमारे को दे रखा है इन्होंने कंबाइन। कंबाइन की सहायता से होता है। कंबाइन को मैं अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो कंबाइन का सिंपल सा मतलब हो जाता है हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। मतलब इसके अंदर हमारे फसल की कटाई भी होती है और हमारे अनाज की छटाई भी हो रही होती है, इसलिए इसको हम कंबाइन बोलते हैं। इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। इनफैक्ट अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये हमारा हार्वेस्टर भी होता है और ये हमारा थ्रेशर भी हो जाता है। दोनों काम इसमें हमारे एक साथ हो रहे होते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा कंबाइन का इमेज बना करके दे रखा है इन्होंने। उसके बाद दे रखा है आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जो कुछ हमारे स्टब्स होते हैं या फिर जो हमारे मोटे मोटे आपने देखे होंगे तो जो इसका जो भाग होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पराली भी बोलते हैं, ये हमारे मिट्टी में रह जाते हैं। विच आर बर्न्ड बाय फार्मर, जिसको किसानों के द्वारा जलाया जाता है। तो पहली इज बरीड, शी नोज दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पहली को चिंता हो जाती है, पहली को पता था कि अगर हम उसको जलाएंगे तो उससे तो हमारा पोल्यूशन होगा, तो पहली हमारी चिंतित हो जाती है। इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। इससे हमारा अगल बगल वाले क्रॉप अगर खेत में कुछ है तो उसमें भी आग लग सकती है। तो फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। तो फार्मर जो होते हैं हमारे, इनको क्या कहते हैं, स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड एंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय चाफ बाय विनोइंग। कुछ किसान होते हैं हमारे जो कंबाइन का यूज नहीं करते हैं, वो विनोइंग के माध्यम से भी ग्रेन्स को चाफ में से अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। आपने ऑलरेडी क्लास 6 में इसके विषय में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपने नॉलेज ले रखी होगी। ये रहा, ये आपका विनोइंग मशीन है। इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा शाफ डाल दिया जाता है। एक तरफ इसमें से जितना वो होता है भूसा वगैरह कह लो या फिर जो हमारा वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, और एक तरफ हमारा ग्रेन गिरता रहता है। तो इससे हमारा ग्रेन भी सेपरेट हो जाता है और हमारा चाप भी सेपरेट हो जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में आपको दे रखा है। तो हमारा इंडिया जो है ना, फार्मरों का देश है। हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में लगभग 70% लोग फार्मर ही हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे डेट ऑफ द हार्वेस्ट। लगभग 3-4 महीने की कठिन परिश्रमों के बाद किसान जो होते हैं फसल को काटने जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग का दिन आता है। एंड द साइड ऑफ अ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन। और ऐसा होता है कि हमारे जो खेत होते हैं ना, उनको गोल्डन फील्ड या फिर क्या कहते हैं सुनहरे मैदान भी कहते हैं, के अंदर क्रॉप स्टैंडिंग होते हैं एंड लेडन विद ग्रीन, और हमारे अनाज से लदे हुए होते हैं। फील द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेलबींग।
अब इससे हमारे किसानों का दिल जो होता है खुशी से भर जाता है। एंड द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव ब्रोन फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अर्ली टिल। अब ये जो एफर्ट होता है पुराने समय का, जितना भी उन्होंने मेहनत करी फल मतलब की खेती करने में, ये मतलब वही हो जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है ना, उस प्रकार का फीलिंग कह सकते हो। रिलैक्स और एंजॉय करने का टाइम आ जाता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस इज ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो कटाई का समय होता है ना हमारे पूरे इंडिया के अंदर, एक ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस का पार्ट हो जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथोजियम। मैन एंड वुमेन दोनों इसको काफ़ी बड़े उत्सुकता से काफ़ी अच्छे से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। कुछ हमारे को फेस्टिवल के नाम दे रखे हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। ये फेस्टिवल के नाम आप याद रख लेना। लास्ट ईयर है ना दिल्ली के स्कूल्स में जो हमारे पेपर्स हुए थे उनमें हमारे एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया था कि कौन सा इसमें से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। फिर आता हमारा 1.9 स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर मतलब कि जो आपने फसल को इतने तरीके से उगाया, पहले बीज बोया, मिट्टी तैयार करी, बीज बोया, बीज बोने के बाद उसको खाद वाद दिया, पानी वानी डाला, इरिगेशन करा, फिर फसल की कटाई करी, छटाई करी। अब जब आपके पास ग्रेन आ गया है तो उसको स्टोरेज करना भी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो वो दे रखा है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एंड इंपॉर्टेंट टास्क। जो भी आपने उगाया इसको स्टोर करना एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर कटे हुए ग्रेन्स को हम ज़्यादा लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। इनको हमारे को सेफ जगह पे रखना पड़ेगा, नमी से, इंसेक्ट से एंड रेड से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि हमारे को इनको सेफ प्लेस पे रखना होगा जहाँ पर ना तो हमारा मॉइस्चर हो, ना हमारे इंसेक्ट आते हो, ना हमारे वहाँ पे चूहे आए, ना ही हमारे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें इन सबसे बचा के रखने की आवश्यकता हो जाएगी। एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो कटे हुए ग्रेन्स होते हैं ना इनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर्स होते हैं। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for germination. अब अगर हमने इनको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करा ना तो ये हमारे ख़राब हो सकते हैं और इसको ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है और फिर ये हमारे ख़राब भी हो सकते हैं, बिल्कुल नष्ट हो सकते हैं। Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce moisture in them. तो इसके लिए इनको स्टोर करने से पहले हम इनको धूप में सुखाते हैं, जिससे क्या हो, इसके अंदर से जो भी मॉइस्चर वाला पार्ट हो ना वो हम इसमें से सुखा लें। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब इससे क्या होता है, हमारा इसमें कीड़े और जो पेस्ट वगैरह आने वाले हैं, बैक्टीरिया आने वाले हैं, उनसे हमारा बच जाता है अगर हम इसको धूप में सुखा देते हैं। तो आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स एंड आयरन ड्रम कंटेनिंग वेट, आई वंडर वाई। कह रहा है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा है कुछ सूखी नीम की पत्तियाँ डालते हुए आयरन के ड्रम के अंदर, जिसके अंदर गेहूं रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आया ऐसा उन्होंने क्यों करा। नीम की पत्तियाँ इसलिए डालती ताकि उसको कोई इंसेक्ट वगैरह का वो ना हो, एक्शन ना हो पाए, ठीक है। एंड फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बिन। जो हमारे किसान होते हैं हमारे ग्रेन्स को या तो जूट के बैग में या फिर मेटेलिक बिन्स के अंदर ही स्टोर करते हैं। हाउएवर, जबकि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरी। बड़े मात्रा में जो हमारा स्टोरेज होता है ना ग्रेन्स का, ये डन होता है सिलोज में और ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। जिसमें क्या होता है हम इनको बचा पाते हैं पेस्ट से, मतलब कि चूहे वगैरह कह लो या फिर जो भी कीट वगैरह उनसे बचा सकते हैं, चूहे से, इंसेक्ट से, इन सबसे बचाया जाता है। जैसे कि आपको फिगर ए और बी में दिखा रखा है, 10 में आपको ये दिखा रखा है, ये सिलोज में डाला गया है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं जाएगा। ये हमारा भारतीय स्वास्थ्य निगम के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ये बनाए गए सिलोज है, वहाँ पर रख रखा है। और ये हमारा ग्रेनरीज है, बड़े बड़ी जगह है जहाँ पर हम ग्रेन्स को जूट बैग के अंदर बढ़िया से रख रखा है इन्होंने, ठीक है। ऊपर आपने पूछा था ना कि वो लड़की पूछ रही थी कि वो मैंने मम्मी को देखा नीम डालते हुए, तो ऐसा क्यों उसको समझ नहीं आया, तो वो यहाँ पे दे रखा है। ड्राइड नीम्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम, सूखी नीम की पत्तियों का यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एट होम, घरों पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, अगर हमारे को लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन को स्टोर करना है गोडाउन के अंदर, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि माध्यम से हम इसको बचा सकते हैं फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चूहे वगैरह से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी।
आफ्टर कंप्लीटिंग इसके बाद एक टेबल आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कौन सा फूड आपको कहाँ से मिलता है। मिल्क का दे दिए सबसे मिलता है, फिर आप मान लीजिए मीट लिख लीजिए या फिर मांस लिख लीजिए, फ्लैश, तो फ्लैश भी आपको अलग अलग जानवरों से मिलता है वो लिख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए सब्जी में, तो सब्जी नहीं, इसमें आपको सब्जी, हाँ सब वेजिटेबल्स लिख दीजिए, वेजिटेबल्स आपको अलग अलग पौधों से मिलता है, मतलब कि आपको अलग अलग फूड का अलग अलग सोर्स पूछा गया, ठीक है, वो बता सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद माइट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। आपको यही देखने को मिलेगा कि प्लांट और एनिमल के सहायता से ही आपको भोजन मिल पा रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिना प्लांट एनिमल के हमारे को भोजन ही नहीं मिल पाएगा। तो मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो कई सारे लोग जो हमारे समुद्री इलाकों में रहते हैं, तटीय क्षेत्र में रहते हैं, ये मछली को मेजरली पार्ट ऑफ देयर डाइट के रूप में खाते हैं। एंड इन द प्रीवियस क्लासेस और अपने पीछे ही क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा, यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, उन भोजन के बारे में जो हमारे को प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स का चयन करना, फिर उनको बोना, फिर कई सारे आपने अभी पढ़े थे। Similarly, animals reared at home in our farm have to provide with the proper food and shelter and care. तो एनिमल्स को भी घरों में रखना है, फार्म्स में रखने के लिए कई सारे प्रॉपर उनको फूड, शेल्टर और केयर देना पड़ता है। और जब हम इसी को बड़े स्केल पे करते हैं ना, जब पशुपालन बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता है, तो इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कह देते हैं, और ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है। द फूड इज गुड फॉर हेल्थ एंड वी गेट कोड, लीवर एंड फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो हमारे को कोड, लीवर, ऑयल या फिर जो हमारा मछली होता है विटामिन डी से भरपूर होता है, तो ये भी हमारे को मछली से मिलता है, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये था आपका इस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मुझे पता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर में हमने पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ लिया है। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट अभी भी आपको आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इसके क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे हैं आपने, पहली बार आपने पढ़ा ये चैप्टर अगर अभी, तो जल्द से जल्द मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।